नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ओजास एक सामाजिक संगठन है जो कि राजस्थान में दलित आदिवासी बालिकाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है। आज राजस्थान प्रदेश की प्रमुख पदाधिकारी से हमने बात की। आइए उनका क्या कुछ कहना है, साथ ही हमने छात्राओं से भी बात की। संगठन है जो कि राजस्थान में दलित आदिवासी बालिकाओं के अभाव, कुचले जा रहे मानवाधिकार एवं दबते सपनों के लिए काम कर रहा है। और आज ओजास की बड़ी पदाधिकारी हैं सुमन देवटिया जी, जयपुर से आई हैं, भीम न्यूज़ इंडिया के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि ओजास संगठन का उद्देश्य क्या है और ये संगठन अभी तक क्या क्या काम कर चुका है। भीम न्यूज़ इंडिया में स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जो आज हम आपके साथ में ये चर्चा कर रहे हैं, ये ओजास एक अभियान का शुरुआत हमने किया है। इस अभियान के तहत खास करके जो वंचित समुदाय है, दलित आदिवासी डीनोटिफाइड नोटिफाइड कम्युनिटी की जो बालिकाएं हैं, एडोलेंस गर्ल्स है, उनके उत्थान, उनके विकास, उनके सामाजिक न्याय और उनके नेतृत्व को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है संवैधानिक रूप में, सामाजिक तरीके से, और उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है, उनके सपनों को कैसे एक राह दी जा सकती है, उसी उद्देश्य के साथ में ये अभियान है वो शुरू किया गया था। और इस अभियान के तहत हमने काफ़ी यूथ बालिकाओं तक पहुँचे हैं और उनको सेंसिटाइज कम्युनिटी को, उनके परिवारों को और बालिकाओं में उत्साह लाने का प्रयास किया। मैडम, यदि हम हाड़ौती की बात करें तो भीम न्यूज़ इंडिया ने रामगंज मंडी क्षेत्र का जो गांव है, मंदरगढ़ है, डोलिया पंचायत है, इस एरिया में एक बार हमने सर्वे किया था। वो जितने भी गांव हैं मेन रोड से 20 किलोमीटर अंदर की तरफ है। वहाँ स्थिति ये है कि विशेषकर मानसून सीजन और बरसात के सीज़न में वहाँ कमर कमर तक पानी भर जाता है और वहाँ स्कूल और रोड, लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि ये मुकुंदरा जो वन क्षेत्र है उसमें आता है, इसलिए हम यहाँ विकास कार्य नहीं कर सकते। जबकि ये गांव लगभग 100-125 साल पहले बने हुए गांव हैं। इसमें भील आदिवासी जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो बालक बालिकाएँ हैं एजुकेशन के अभाव में परेशान हैं, क्योंकि जो बच्ची हायर एजुकेशन के लिए कोटा आना चाहती है उसके लिए वहाँ से कोटा तक आने का कोई अप्रोच नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस गांव से और मेन रोड तक आने के लिए भी कोई साधन नहीं है। तो ऐसे आप कैसे गांव का विकास देखते हो, जबकि भारत गांवों में बसता है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन मुद्दों के साथ में हम जूझ रहे हैं वो आप खुद अपने ज़ुबान से इस मीडिया के माध्यम से बोल रहे हो। मैं डोलिया ग्राम पंचायत में पिछले साल हमने एक संविधान से समाधान यूथ बालिकाओं और महिलाओं के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, और ये बारिश का मौसम था, अगस्त सितंबर की बात है ये। उस दौरान हम पर्सनल साधनों से ही उन गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ये साधनों के अभाव की वजह से हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने से ही वंचित हो गई थी बालिकाएं। तो ये रूटीन उनका लाइफ है, आना जाना, संसाधनों का अभाव, पढ़ने के लिए लाइट चाहिए आपको, आने जाने के लिए आपको साधन चाहिए, आपको रोडें चाहिए, आपका सुरक्षित ये चीज़ें चाहिए। और ये जो आप कह रहे हो कि ये उनका डेली का लाइफ है, और जो वन विभाग के अंडर ये जो आ रहे हैं वो एक उसकी आड़ में उनके विकास से वंचित करने की पूरी साजिश है सरकार की। आपने कहा कि 100 सालों से ये इस तरीके के परिवार है। सरकार इस तरीके के परिवारों को और ज़्यादा मजबूती देने की बजाय, उनके विकास की ओर ध्यान देने की बजाय, ये एक पूरा राजनीतिकरण कर रखा है इस तरीके के मुद्दों का। और इन मुद्दों की वजह से जो विकास की राह है, उनके मानव अधिकार हैं, वो उनसे वंचित हो रहे हैं। कितने सारे बालिकाएं हैं, जो हमने इस अभियान के तहत भी कहा है कि कितने सारे यूथ हैं, उनके सपने इन्हीं
उलझन और इन्हीं पीड़ाओं के बीच में उलझ रहे हैं, उन कुचले जा रहे हैं, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस तरीके की आड़ में किए गए उसके लिए समाज जिम्मेदार है? क्या वो युवा जिम्मेदार है? क्या वो परिवार जिम्मेदार है? मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कहूँगी कि सीधे तौर पे ये सरकार जिम्मेदार है, चाहे सरकार कोई भी रही हो यहाँ पे, चाहे आज वर्तमान में सरकार कोई भी हो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ों को हमने झेला है, देखा है कि सरकार केवल वोट की राजनीति के साथ में काम करती है। वो कभी भी जो गाँव में बसता है, भारत की बात कर रहे हैं, उस सपने को देखते ही नहीं है। अगर हम इसी रूप में देखें कि गाँव में ही भारत है तो आप विकास क्यों नहीं कर रहे हो? इस तरीके के आड़ों में आप उनके विकास को क्यों कुचल रहे हो? ये सवाल हमारी समुदाय की बालिकाएं हैं, ये हमारे परिवार हैं, हमारा समुदाय है, इन सरकारों से पूछता है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को यही है कि आप अपने मन की बात बताते हो, लेकिन जो इस वंचित समुदाय के लोग हैं उनके मन की बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? आप ये भारत गाँव में बसता है तो उनकी मन की बात सुनिए और तभी जाकर के आप ये सब कहना शुरू कीजिए। मैडम, ये जो आपका उजास संगठन है, ये राजस्थान के कितने शहरों, जिलों और ग्रामीणों में पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी हमने 1 साल के अंदर हमने 9 जिलों में इनको आइडेंटिफाइड किया है। ग्लांस के रूप में हम जा कर के मिल रहे हैं, लेकिन पायलट के रूप में हमने अभी इनको 3 जिलों में किया है। उसको हम ये देख रहे हैं कि जयपुर की राजधानी है, उसमें किस तरीके के सपने कुचले जा रहे हैं हमारे युवाओं को। जो इस तरीके के आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें किस तरीके के सपने कुचले जा रहे हैं, और जो गाँवों में बसते हैं, जो इस वंचित कम्युनिटी के लोग हैं, उनके सपने किस तरीके से कुचले जा रहे हैं, ये पायलट के रूप में हम देख रहे हैं। और आने वाले समय में जल्दी हम एक फैक्ट रिपोर्ट के साथ में आपके साथ में साझा करेंगे और सरकार के सामने हम सवाल करेंगे और समाज को सेंसिटाइज करने का काम करेंगे। मैडम, अभी आपने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें एक डिमांड है, बताया गया है कि छात्रवृत्ति का मुद्दा है। छात्रवृत्ति समय पर जो ST SC के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में रहते हैं, वो ST SC के बच्चे छात्रवृत्ति के अभाव में अपने स्कूल कॉलेजों की फ़ीस नहीं जमा करा पाते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रियलिटी है। ये सरकारें हैं वो 1 साल में आपकी एक तो सेमेस्टर वाइज कर दिया है, ये और ख़ास करके जो हायर एजुकेशन की बात करें तो आप इतना बड़ी आपकी फ़ीस होती है और उनको जैसे तैसे करके वो कहीं से जुटा करके वो फीस जमा करता है और इस उम्मीद में करता है कि सरकार मुझे छात्रवृत्ति के रूप में मदद कर रही है मेरी एजुकेशन को। लेकिन ये छात्रवृत्ति की आड़ में पूरे पैसे नहीं दे करके भी उनकी एजुकेशन से उनको रोकने जैसा, ये मुझे लगता है कि ये साजिश के रूप में ये चीज़ें जा रही है। आज भी बच्चों की 2-2, 3-3 सालों से छात्रवृत्तियाँ नहीं आ रही है। ये यूथ है पूरा इस छात्रवृत्ति के लिए मांग कर रहा है और जा रहे हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन बोलते हैं कि हमारे पास में बजट नहीं है, हमारे पास में जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जब आपके पास में आप एक तरफ एजुकेशन को उनके मौलिक अधिकार के रूप में देखते हो, दूसरे रूप में आपके पास में वो पर्याप्त फंड नहीं है, तो वो फंड जा कहाँ रहा है आपका, वो यूटिलाइजेशन हो कहाँ रहा है। डायरेक्ट आपको पता नहीं है कि आपकी जनता को, आपके देश की जनता में इस वंचित तबके के लोगों को कितना उनके विकास और इस तरीके के काम के लिए बजट की ज़रूरत है। आपने कभी बजट बनाने से पूर्व जनता के बीच जाकर के आपने ऐसा कुछ एक्शन प्लान तैयार किया है जिससे आप उसके पर्याप्त मैकेनिज़्म तैयार कर सकते हैं और वो डायरेक्ट उनकी ज़रूरतों के लिए हो। आप बैठ कर के अपने अकॉर्डिंग बजट बनाते हो, उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हो, उनका अवेयरनेस नहीं होता है, उन बजट का डाइवर्सन हो जाता है और SC ST जो कानून का रूप लिया है, कानून बना है, उसके तहत आपने कागज़ों में फ़ंड के रूप में दे रहे हो जो डायरेक्ट उनको बेनिफिशरी के रूप में जाता है। वो कानून वो पैसा आपको उसका क्यों नहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है? मैडम, अभी एक साथी पत्रकार ने प्रश्न किया था आरक्षण के ऊपर कि आरक्षण में जो लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए उनको आरक्षण अपने बच्चों के लिए छोड़ देना चाहिए। आपका क्या कहना है
क्योंकि अभी वर्तमान में ये एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, कोटे में कोटा, यानी आरक्षण में कोटे में कोटा। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपके संगठन का, या आपका बताइएगा। देखिए, इसमें मैं बहुत ही एक तो पहले तो मैं जो भी हमारे पत्रकार महोदय हैं वो भी इसी समुदाय के हिस्सा है। मुझे लगता है कि उस पर सेंसिटाइज रूप से अपने आप को देखना चाहिए हम सभी को, कि आरक्षण के जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, इसकी जो व्यवस्था की गई थी वो एक जो जाति से सामाजिक रूप से पीड़ित है, लास्ट पायदान पे बैठा है, उस व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है और उसको भी एक मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान किया गया था। मुझे लगता है कि जब आरक्षण की बात आती है तो क्यों ये SC/ST के जो आरक्षण की व्यवस्था है वो ही कैसे दिखाई देती है, जबकि आरक्षण तो OBC के लिए भी बना हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 16% SC के लिए आरक्षण है, 12% हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए आरक्षण है, 21 है वो OBC के लिए आरक्षण है। तो ये 49% आरक्षण बन रहा है टोटली। अगर इस 49 का बात करें तो ये हमारा 51% आरक्षण है, वो किसके लिए है? फिर वो आरक्षण का ही तो रूप है ना, आपके लिए इतनी चीज़ें छूट गई है, वो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द आरक्षण। और आप जो EVS का जो सिस्टम किया है 10% है, वो 10% आरक्षण कहाँ से निकल के आया है? तो टोटल आपके पास में ये 10% भी डायरेक्टली आपके पास में जा रहा है, तो ये टोटल आपका 61% आरक्षण बन रहा है। ये 61% आरक्षण हमारे 16 और 12% आरक्षण पे सवाल उठा रहे हैं आप। तो ये एक खुद के लिए ही मुझे लगता है कि सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है हमारे ऐसे साथियों को, और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका सम्मान करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं उनके लिए ये बात कहने चाहूँगी। आरक्षण का दूसरा रूप देखिए, आरक्षण हम सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां बची कितनी है? इतनी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, पूरे जो हमारा रोजगार है वो प्राइवेट में शिफ्ट होता जा रहा है। तो प्राइवेट में तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, बड़े बड़े पदों पे है, कौन बैठे हैं? हमारे साथ हमारे भाई बहन नहीं बैठे हैं वहाँ पे, कोई और नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हैं। हायर जो एजुकेशन के यानी हायर लेवल की हम बात करें तो वहाँ पे भी लेट एंट्री से जो सिस्टम जो बन गया है, अगर फॉर एग्जांपल जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आपको अपॉइंट करना है तो वो आपको डायरेक्ट है, उसमें कोई भी तरीके का बिना एग्जाम दिए सीधे ही एंट्री ले रहे हैं, लेटरल एंट्री से ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे व्यवस्था पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे मांग कीजिए ना कि यहाँ पे भी लीजिए, आप आरक्षण के तहत लीजिए आप। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हायर एजुकेशन में जो विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं वहाँ पे भी रोटेशन का जो है सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम है, वो कहाँ है, कहाँ स्टेबल हो रहा है? आप देखोगे कि वहाँ पे भी डिपार्टमेंटल कर दिया है। आप फॉर एग्जांपल आप 50 या 100 आप वैकेंसी निकाल रहे हो तो आरक्षण का जो है वो 7 पे आपका वो आता है, लेकिन आप 100 पे निकालोगे तो आपका आरक्षण का परसेंटेज बन जाएगा वहाँ पे। लेकिन जब डिपार्टमेंटल जाते हो तो आपके सिस्टम में 2 व्यक्ति, आपके 3 या 4, ये आपके एक प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपके सपोर्टिंग है, तो आपका वहाँ पे कभी 2 साथ नहीं हो सकता, 3 साथ नहीं हो रहा है, आपका 4 नहीं है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें उतनी है। तो वहाँ पे भी एक तरीके से आपने वहाँ पे आरक्षण से वंचित करने का ट्राई किया है, और जो संवैधानिक अधिकारों का हनन मैं बोलती हूँ। आपका मतलब है कि वहाँ पर जो पहले किसी विश्वविद्यालय में 100 जगह आती थी, उस 100 जगह में ST/SC के लिए सीधे 16% 12% होता था। अब वो उन्होंने विभागवार कर दिया है। जैसे इतिहास में प्रोफेसर की आई जगह तो 2 इतिहास में दे दी प्रोफेसर, 2 भूगोल में दे दिए, 2 हिंदी में दे दिए, 2 संस्कृत में दे दिए। इस हिसाब से तो रोस्टर के मुताबिक इन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ST/SC का तो कोई बन ही नहीं सकता। नहीं, ये है आपका मतलब? बिल्कुल 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 साफ है, ये साफ है। अगर 100 आप एक साथ निकालते हो तो हमारे 16 साथियों को जॉब मिलेगा, 12 साथियों को जॉब मिलेगा, लेकिन आपने इस सिस्टम के तहत आपने उनको वंचित कर दिया है।
उस व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया है आपने। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप जानते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है और गांवों में भारत बसता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कुछ काम करती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां विकास के नाम का काका घा भी नहीं पहुंचा है। इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर आज हमारे सामने एक बच्ची है, ग्रामीण परिवेश से है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या समस्या है, उनका पहले परिचय। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता योगी है, मैं चांदबावड़ी से हूँ, ग्राम पंचायत चांदबावड़ी, डोलिया पंचायत समिति डोलिया लगती है। हाँ। और गांव कौन सा है आपका? चांदबावड़ी। अच्छा, ये बता कोटा से कितनी दूर है? 35 किलोमीटर दूर होगा। 35 किलोमीटर है। हाँ। और विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी लगता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो गांव है चांदबावड़ी, वो कोटा से जो रोड जा रहा है, झालावाड़ रोड नहीं, ये रानपुर रोड जा रहा है। हाँ। रानपुर रोड से मेन रोड से कितना दूर पड़ता है? वहाँ से 20 या 25 किलोमीटर दूर होगा। 20-25 किलोमीटर दूर है। हाँ। और वहाँ जाने का क्या साधन है? वहाँ बस 2 ऑटो जाते हैं और एक पिकअप जाती है दिन भर में? हाँ, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो यदि किसी को कोटा आना होता है तो उनको 2 ऑटो और एक पिकअप का इंतजार करना पड़ता है? हाँ। अभी सुबह मेरे को आना था, मैं 9:30 बजे वहाँ से आई हूँ, यहाँ 2-3 घंटे बैठी हूँ आके। और ये ऑटो जाएगा कब लौट के? ये 1:30 बजे निकल जाएगा। ये 1:30 बजे निकल जाएगा। अब एक बात बताओ, सपोज करो आप सुबह आए हो 9:30 बजे और आपका यहाँ मान लो 11 बजे काम ख़त्म हो गया, 11:30 बजे काम ख़त्म हो गया, तो आपको 1.5 घंटे व्यतीत करना पड़ेगा ऑटो पकड़ने के लिए? हाँ, वेट करना ही पड़ेगा। मतलब आपका मतलब है कि आवागमन का कोई साधन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या चाहते हो ये बताइए? ये मतलब साधन होना चाहिए ना, मतलब पढ़ाई के लिए भी जरूरी होता है। अगर साधन होता तो हम पढ़ाई नहीं छोड़ते, मतलब BA MA तो करते ही सही। यानी आपको डिग्री करने के लिए कोटा आना है। हाँ। आसपास कोई साधन ही उपलब्ध नहीं मतलब कॉलेज नहीं है, नहीं है। तो या तो आपको कोटा आना है या रामगंज मंडी जाना है। हाँ। आपका मतलब ये है? हाँ। या तो कोटा आना है, रामगंज मंडी जाना है। हाँ। उसके लिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर साधन होना चाहिए। हाँ। साधन होना चाहिए, सरकार से यही मांग है आपकी। हाँ। एक बार नाम बता दो अपना। कविता योगी। ऐसे 15-20 लड़कियों से भी ज़्यादा होगी वहाँ पर। अच्छा। जिन्होंने इसी कारण पढ़ाई छोड़ दी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।